अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी जितना हो सकता है काइंडनेस के साथ पेश आ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको पता भी ना हो, लेकिन आपकी किसी अच्छी बात से, किसी खूबसूरत बात से, किसी हमदर्दी के एक्शन से किसी और का दिन आसान हो जाए, किसी और की मुश्किल आसान हो जाए। तो लाजमी तौर पर जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर या गुस्से से रिस्पॉन्ड कर सकते हो या दिल करे कि किसी को कुछ कह देना है, गर्मी भी इतनी है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो आपने बस ये सोचना है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी मुश्किल से गुजर रहा हो। तो कोशिश करें काइंडनेस के साथ पेश आए। और ऑफ कोर्स शो को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में मौसम की सूरत हाल किस तरह के रहने वाले हैं। तो जी, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्रीज रहेगा और कम से कम 29 डिग्रीज रहने वाला है। हवा 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी और इसके साथ बारिश के इम्कान सिर्फ 10% है, एटलीस्ट फैसलाबाद के अंदर। और ऑफकोर्स जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है ये प्रिडिक्शंस जो होती है मौसम के हवाले से ये बदलती रहती हैं। और स्पेशली फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि बारिश के जो बादल हैं वो हमें देखते हुए गुजर जाते हैं और कई दफ़ा होता है कि अचानक से वो फैसला कर लेते हैं कि फैसलाबाद शहर की तरफ आएंगे। तो जी, उम्मीद करते हैं आपका दिन जो है आगे अच्छी तरह गुजरे। हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करें, सनस्क्रीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्किन है वो बहुत ही हेल्दी और अच्छी रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा, और कोशिश करें जब भी बाहर निकलें वाटर बोतल अपने साथ रखें। इस चीज़ की आदत बना ली जाए, क्योंकि जब भी कहीं पे भी ज़्यादा गर्मी लगती है तो अगर पानी पीने को नहीं मन कर रहा तो कोई लोग रास्ते में अगर देखते हैं किसी को हीट स्ट्रोक आता है, कोई बेहोश हो, खुदा न खास्ता, तो उसके सर में फौरी तौर पे पानी जो है वो डालें, उसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश करें। अपने बॉडी टेम्परेचर को भी नॉर्मल रखने के लिए आप वाटर इनटेक जो है वो अपनी रखें, ताकि वाटर रिटेंशन अगर आपकी बॉडी के अंदर रहती है तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जो है वो मामला जा सकते हैं। खासतौर पर बच्चों का गर्मी में ख्याल रखें। मोटर बाइक पे जो बच्चे सफ़र करते हैं उनके इर्द गिर्द वाइट कलर का जो साफा है वो ज़रा लपेट के रखें, ताकि गर्मी जो है डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर उनकी स्किन पे ना हो। तो ये तो थी जनाब आज वेदर की सूरत हाल। आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम कहते हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें जनाब, उसकी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का टैलेंट, जैसे एक्टिंग का हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है, स्केचिंग का हो सकता है, तो वो टैलेंट की 30 सेकंड की वीडियो बना के उस नंबर पे व्हाट्सएप करें जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट टीवी के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जनाब, आपकी खुशियों के अंदर हम शामिल होंगे अपने स्टूडियो से। वो किस तरह से अपनी सेलिब्रेशन की 30 सेकंड की आपने वीडियो बनानी है और बना के हमें जस्ट व्हाट्सएप कर देनी है उसी नंबर पे जनाब जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम बर्थडे सेलिब्रेशंस को ऑन स्क्रीन अपने स्टूडियो से दिखा के आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो जनाब ये तो थी रोज़ाना की बुनियाद पे जो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फातिमा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर सैकड़ों पुलिस एहलकार, वार्डन्स ऐसे हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे इस तपती धूप के अंदर, जहां पे 2 मिनट का भी या 10 मिनट का भी रास्ता मोटर बाइक के ऊपर या साइकिल के ऊपर गुजारना जो है वो मुहाल हुआ होता है, वो 8-8 घंटे की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इतनी गर्मी होती है कि परसों रात जब बारिश हुई तो मैं गुजर रहा था, देख रहा था जिन चौकों चौराहों में वार्डन्स वाले खड़े हैं वो बारिश के अंदर खड़े होकर भी ड्यूटी दे रहे हैं, और धूप के अंदर अगर आप दोपहर को निकलें तो भी आप देखते हैं कि वार्डन्स वाले जो हैं वो सड़कों पे तपती धूप के अंदर खड़े होकर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो काइंडली जब भी आप गुजरें एक वाटर बोतल उनको एज अ गिफ्ट जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बताऊं कि हमारे फैसलाबाद की ट्रैफिक पुलिस के अंदर मोहम्मद अफजल नामी एक ऐसा पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार मौजूद है जो ट्रैफिक की ड्यूटीज तो सर अंजाम देता है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर गुलाए अकीदत भी पेश करता है, नाते रसूल मकबूल भी पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे का नूर देखने लायक होता है धूप के अंदर। और बहुत सारे लोग जो उसके करीब से गुजरते हैं उसकी मधुर आवाज़ जिसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो है वो कर रहा होता है, वो सुन के रुक जाते हैं और मुकम्मल तौर पे उसे सुनना शुरू करते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं अली रजा, उन्होंने एक रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, डेफिनेटली ये वीडियो देखकर मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, बट मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में
और हमारे शहर फैसलाबाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी ड्यूटी के खातिर जो वो काम कर रहे हैं उसके खातिर धूप में खड़े होते हैं, इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं और फिर भी अपने स्पिरिट को, अपने जज्बे को ख़त्म नहीं होने देते। और इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, और बेशक अल्लाह ताला का कलाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे इतना सुकून मिलता है दिल को, इतनी हिम्मत मिलती है कि कोई भी काम आसान लगने लगता है। तो जी मोहम्मद अफजल, आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी आगे की जनरेशन्स के लिए भी, और एग्जिस्टिंग जो जितने भी लोग पुलिस में हैं, जितने भी पब्लिक सर्विसेज में काम करते हैं, उन सब के लिए कि जैसी भी हालात हों, जैसा भी वक्त हो, उसके अंदर मेहनत और हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। तो जी सल्यूट है आपको कि आप हमारे लिए, हम आम लोगों के लिए इतना जो है इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं शो के साथ। आपको पता है हम हमेशा अपने शो में किसी ना किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं और बात करते हैं किसी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। आज हम लोग एक्चुअली एक ऐसे टॉपिक को टच करना चाह रहे हैं जो कि सहाफत से रिलेटेड है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है। हम चाह रहे हैं कि ऑफकोर्स इसके अलावा भी टॉपिक्स होंगे, हम और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आगाज हम आज इसी चीज़ से करेंगे। और ना सिर्फ सहाफत बल्कि औरतों के हवाले से कि औरतें और लड़कियां जो कि जर्नलिज्म में आती हैं उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तरह से देखें तो जर्नलिज्म एक तरीका है पब्लिक को, अपने मुल्क को, अपने शहर को सर्व करने का, मदद करने का, जहां पर भी आप अपना फर्ज अदा करते हैं कि जो मुश्किलात लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, जो आम पब्लिक को फेस करनी पड़ती हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लेकर आएं, उनको डिस्कशन का मौजू बनाएं, ताकि उन चीज़ों के बारे में लोग ना सिर्फ सोचें बल्कि उनको बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग टैलेंटेड हमारी रिपोर्टर हैं जो मौजूद हैं, जिनसे हम इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू करेंगे। और आई एम श्योर कि ऐसे इतने सारे मौजू हैं जो कि हमारी कन्वर्सेशन में इंक्लूड होते जाएंगे। तो जी शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा, कैसी हैं आप? वेलकम अस्सलाम फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शाहिदा। मैं इतनी खुश हूँ ना आज कि आप हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे शो के अंदर। और ऑफकोर्स कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक वो सारी औरतों के लिए, स्पेशली क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि जब आप जर्नलिज्म में आते हो आपको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है कि सिर्फ आपने जो है जाकर चीज़ों पर रिपोर्ट करना होता है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है आपकी जर्नी में। डेफिनेटली आप हमारी सबसे टैलेंटेड रिपोर्टर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में हमसे बात करें। फातिमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। अगर अब जो है अगर हम देखें तो फैसलाबाद में खासतौर पर सिटी 41 ने एक अपना नाम बनाया, एक पहचान बनाई, और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां पर आकर हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी लड़कियां, और ख़ासतौर पर जो कॉलेज से फ्री होने वाली लड़कियां हैं जिनके लिए इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, तो इन लड़कियों के लिए एक जो है वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी इंटर्नशिप मुकम्मल करें। उसके बाद अगर जॉब में इंटरेस्टेड होती हैं तो उन्हें जो है वो जॉब भी दी जाती है, उन्हें जो है वो एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी जो भी उनमें टैलेंट है, जो भी उनमें जो है वो अगर वो करना चाहती हैं जर्नलिज्म, तो वो यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपने आप को मनवा सकती है। तो अगर हम पहले देखें तो लड़कियों की तालीम पर भी इतना जोर नहीं दिया जाता था। ख़ास तौर पर लड़कियों को देही इलाकों में अगर देख लें तो लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। उन्हें जो है वो यही कह के इग्नोर कर दिया जाता था कि इन्होंने कौन सा जॉब करनी है, या ये पढ़कर क्या करेंगे, करना तो हांडी रोटी ही है, चूल्हा ही चलाना है। तो 5 पढ़ा ली हैं, 10 पढ़ा ली, उसके बाद उन्हें जो है वो घर बैठा दिया या उनकी शादियाँ कर दी। यही ख़ास तौर पर अम्मियों और दादियों का यही होता था कि क्या करेंगे, ये चूल्हे चलाना ना, 5-10 पढ़ाओ, जो इनकी पढ़ाई पे पैसे लगाने पे ना जहेज दो और उन्हें जहेज और शादी के ऊपर लगा, उन्हें शादियों पे जो है वो अपने घर भेज दें, टाइम से उन्हें फ्री करें। लेकिन अब दौर जो है वो बहुत बदल गया है। अगर वालिदैन अगर अपनी बच्चियों को पढ़ाने लग गए हैं तो ख़ासतौर पर लड़कियों का जर्नलिज्म में भी बहुत सारा जो है वो इंटरेस्ट बढ़ गया है। पहले तो जो है वो ये कह लें कि ज़माना ही मर्दों का था, लेकिन अब तो हम 52% हो गए, अब हम कंपटीशन दे रहे हैं। अब हम कंपटीशन हो गया और हम परमानेंट भी हो गई हैं। और ख़ासतौर पर देखा जाए कि 52% जो ख़वातीन की अगर आबादी है तो उसमें जो है वो ख़वातीन ना सिर्फ हर फील्ड में देख लें, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, कोई भी फील्ड देख लें। खासतौर पर जर्नलिज्म में बहुत सारी हम ऐसे भी नाम देखते हैं जैसे गरीदा फरूकी और दीगर ख़वातीन जो कि अपना नाम बना चुकी हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने स्टेप लिया ग्रास रूट लेवल से और तरक्की करते हुए जो है वो अपने मुकाम तक पहुंची हैं। तो फैसलाबाद में भी अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो ख़वातीन को, खासतौर पर लड़कियों को मिल गया, फारिग होने वाली को, कि वो अपनी इंटर्नशिप करें, जो इंटरेस्टेड रखती हैं जॉब में, जिनके पेरेंट्स उन्हें प्रमोट करते हैं, उनके अलाउ करते हैं कि वो जॉब करें। तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अच्छा, जो है वो ये ख़वातीन कर बताइएगा, लेती हैं। ख़वातीन अपनी ब्यूटी को लेकर बड़ी कॉन्शियस होती हैं,
और अक्सर आप ईद के दिनों में भी रिपोर्टिंग करती हैं, ब्यूटी पार्लर से भी, बाज़ारों से भी, और अगर ख़ास तौर पे सियासत की बात की जाए, यहाँ पे भी जितनी ख़वातीन इसके अंदर मौजूद हैं, जलसा जुलूस हो, पूरा मेकअप शेकअप करके जो है वो वहाँ पे आती हैं। क्या कहेंगी आप इस हवाले से कि हमारे शहर के अंदर ये ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है पहले की निस्बत? हनान, आप ठीक कह रहे हैं। खवातीन तो ब्यूटी बारे में बड़ी कॉन्शियस होती हैं, और चाहे वो कहीं जलसा हो तब भी वो बड़े तैयार श्यार होकर आती हैं। उन्हें पता होता है कि हम टीवी पे आना जो है वो सिटी 41 ने खासतौर पर हमारी जब रिपोर्टिंग करनी है तो हम जरा खासतौर पर तैयार होके आए। और अगर हम ईद के दिनों में देखते हैं या चांद रात को देखते हैं तो तब भी जो पॉलर्स हैं वो बड़े भरे पड़े होते हैं खवातीन से, क्योंकि उनको होता है कि एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए, मुख्तलिफ नजर आए। और ये तो बड़ी आम सी बात है, इस बारे में तो खवातीन किसी भी किस्म के कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मजे की बात यह है कि एक्चुअली अब ऐसा ट्रेंड हो गया है कि लड़के भी अपनी लुक पर उतना ही ध्यान देना शुरू हो गए जितना कि पहले सिर्फ लड़कियां दिया करती थी। और वो चाहे हम अपने ऑफिस के लड़कों की बात कर ले या फिर और लड़कों की बात कर ले। उसमें आपको भी पता है, मैं शो से पहले कौन कितना मेकअप करता है सबको पता है। तो हाँ, ये जरूर है, लेकिन ये बात गलत होगी कि आप ध्यान नहीं देते अपने लोग ड्रेसिंग पे। तो नो डाउट हर कोई नहीं फातिमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लड़के भी किसी से पीछे नहीं है। अगर हम लड़कों के पॉलर्स में देख लें ना, मुझे कंपटीशन दे रहा था, मुझे लग रहा था यार मुझे भी अपना इतना ही ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर लड़कों के पॉलर्स में देख लेना तो वहीं पे भी रश इतना ही होता है। बल्कि अगर चांद रात की हम देख लें या कोई फंक्शन देख लेना तो लड़कों से अगर बात की जाए वो कहते हैं हम कौन सा किसी से कम है, हम भी तो इतने ही टैलेंटेड हैं, हम भी इतने खूबसूरत लगना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर ये भी बड़े कॉन्शियस होते हैं। खबरें आई थी कि मेकअप बड़ा महंगा हो गया था, और मेकअप जब भी महंगा होता है खवातीन जो हैं वो सबसे आगे होती हैं फ्रंट फुट पे गवर्नमेंट की ऐसी तैसी करने के लिए। क्या कहेंगी, मेकअप महंगा होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है खवातीन? हनान, मेकअप महंगा हो गया है, लेकिन खवातीन की जब अगर मेकअप की बात करें ना तब खवातीन को महंगाई नजर नहीं आती। अगर हम पहले वैसे देखें ना, सबसे ज्यादा महंगाई पे जोर देने वाली खवातीन ही होती हैं। महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमारे चूल्हे बंद हो गए। लेकिन अगर कॉस्मेटिक की बात करें या अपने ऊपर वो सजने संवरने की बात हो तो फिर खवातीन महंगाई को पुश कर देती हैं। बिल्कुल, और खवातीन बिल्कुल आपने वैसे सही बात की कि चाहे सब्जी खरीदते हुए 2 घंटे बार्गेन कर लेंगे कि भाई 100 रुपए कम करो नहीं तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन सूट खरीदना हो तो उस पर 2000 एक्स्ट्रा देने को भी खवातीन तैयार हो जाती हैं। और ये प्रायोरिटीज की बात होती है कि जो चीज एक दफा मतलब मेकअप हो गया और चीज होगी हर लड़की को पसंद होती है, क्यों पसंद नहीं होनी चाहिए। तो शायद यहाँ पे ये भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप रिपोर्टिंग करते हुए आई एम श्योर कि आपको कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा जब आप बाहर जाते हैं, आवाम के साथ काम करते हैं, जब डिफरेंट लोगों के साथ आप मिलते हैं। तो कभी ऐसे भी हुआ है कि कोई कई सारी जगहों पे कि सीरियसली ना लें बात को, या वो सवालों के जवाब जो हैं वो मजाहिया तौर पे देना शुरू हो जाए? कोई इस तरह का किस्सा आपके माइंड में है? हाँ फातिमा, होता है, क्योंकि हम लोग फील्ड में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। हर तरह के फील्ड में लोग मिलते हैं, कुछ फनी भी होते हैं और कुछ इस तरह के हुटिंग भी हो रही होती है। लेकिन ये होता है कि अपने काम पर फोकस रखना पड़ता है और बाज़ दफा इग्नोर भी करना पड़ता है कि लोग अगर बात करें तो करने कोई बात नहीं। और ये बड़े हौसले की चीज है। बाज़ का तो होता है ना, मेरे साथ भी कई दफा ऐसे हुआ है कि रिपोर्टिंग करते हुए जब अगले के आगे माइक करते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है या बोलता नहीं है या उल्टा जवाब दे देता है, तो एक किस्म का ब्लूपर बन जाता है। बड़ी शर्मिंदगी भी होती है, लाइव में भी समटाइम इस तरह से हुआ है कई दफा। बिल्कुल हनान, ऐसा ही होता है। कई दफा जो खवातीन अगर बात करते करते चुप हो जाती हैं, और लाइव में भी अक्सर बात जो फिर उनको जो ये है कि मैनेज करना पड़ता है, या तो अगर जो है वो उन्हें समझाना पड़ता है पहले कि ऐसे करें, और अगर नहीं तो अगर लाइव में ऐसे हो तो फिर तो मुश्किल तो है ही। उनको ज़ाहिर है खवातीन है, अब क्या कह सकते हैं, उन्हें गुस्से से भी नहीं बोल सकते। तो ये मनाना पड़ता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि खवातीन के लिए स्पेशली कि मैं अच्छी नहीं लग रही, कई दफा ये होता है घर वाले मना करेंगे कि टीवी के ऊपर जो है वो नहीं आना चाह रही होती है। क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है कि कई दफा अगर आपने किसी का इंटरव्यू लेना चाहा या किसी से कोई भी बात करनी चाहिए तो उन्होंने कह दिया जी नहीं हम नहीं कर सकते? फातिमा, होता है कभी बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं कि नहीं हमें घर से परमिशन नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। लेकिन अब जो है वो खासतौर पर अगर लड़कियों को देखकर बोल्ड हो गई, अब बात कर लेती हैं, उनमें शायद शऊर आ गया है। अगर उन्हें बता दिया जाए कि ये मौजू है हमारा, इस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, अगर कॉस्मेटिक की बात कर लें, कॉस्मेटिक पे बात हो रही है तो वो बड़ा डेफिनेटली बड़े खुश होकर आती हैं कि भाई हमारी ब्यूटी की बात हो रही है तो हम तो जरूर करेंगे। और अगर किसी महंगाई पे देख लें फिर भी खवातीन हुकूमत के बिल्कुल सर पे चढ़ने को तैयार होती हैं। सही कहा है आपने शाहिदा कि लड़कियां जो हैं बढ़ चढ़कर हर फील्ड में आगे आकर अपने कदम जमाना शुरू हो गए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाहिदा घुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा, क्या कहेंगी, अगर सियासत के अंदर देखा जाए तो काफ़ी हद तक अब नुमाइंदगी ख़वातीन करना शुरू हो गई हैं, और अगर ख़ास तौर पर PTI की बात की जाए, फिरदौस साहिबा जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आती है। सियासत में जहाँ मर्द काफ़ी आगे होते थे, अब ख़वातीन भी आगे आना शुरू हो गए हैं। फैसलाबाद की सियासत में काफ़ी किरदार है उनका, क्या कहेंगी? जी हनान, बहुत अब तो ख़वातीन जो है वो हर मैदान में, जैसे मैंने पहले बताया कि हर मैदान में ख़वातीन जो है वो अपना लोहा मनवा रही हैं। और सियासत में भी ना सिर्फ अगर यहाँ देखें कि MP फिरदौस राय हैं, तो बल्कि नून लीग से भी एक जो है वो कैंडिडेट मौजूद हैं, जैसे कि खालिदा मंसूर साहबा हैं। इसके साथ साथ अगर हम दीगर PTI ख़वातीन की बात करें तो उनमें बहुत सारी ख़वातीन वुमेन विंग्स है, और वो ख़ास तौर पर अपने एरियाज़ में लोगों के ख़वातीन के मसाइल को हल करती हैं। बैतुल माल का इदारा देख लें, वहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं। सोशल वेलफेयर में ख़वातीन जो हैं वो, यही ख़वातीन जो है वो आगे जा रही हैं और लोगों के मसाइल हल कर रही हैं। और सियासत में बढ़ चढ़कर ख़वातीन इसलिए आते हैं कि वो भी अपने आप को मनवा सकें, वो भी बता सकें कि हम भी मर्दों से किसी की सूरत कम नहीं है। बिल्कुल, और ज़रूरी भी है। आई थिंक कि जब एक मुल्क की टोटल पॉपुलेशन में से 52% औरतें हों, तो ज़रूरी है कि मिलजुल कर काम किया जाए, दोनों जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सके। अगर एक 52% को आप इग्नोर कर देंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो शाहिदा, इसमें औरतों के लिए आपको लगता है पिछले कुछ सालों में, जहां तक मुझे नजर आता है, कि चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आती हैं? एजुकेशन के हवाले से अभी भी ये कॉन्सेप्ट है बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर कि लड़कियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें बेहतर होती हुई भी नजर आ रही है पिछले कुछ सालों में, और शऊर, अवेयरनेस लोगों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। जी, ख़वातीन के ऐसे मसाइल तो देखने में आ रहे हैं, हर दौर में देखने में मिलते हैं हमें। लेकिन अगर ख़वातीन जो हैं वो अपनी नुमाइंदगी नहीं करेंगी तो दूसरी जो दीगर आने वाली नई नस्ल है, नई ख़वातीन लड़की हैं, उनको शऊर नहीं मिल सकेगा। उनके लिए जो है वो ख़वातीन की जानब से कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, बहुत सारे सेमिनार्स भी मुनक़्क़द किए जाते हैं और उनमें आगाही दी जाती है। बहुत सारे सेंटर्स, वो ख़वातीन जो कि नहीं जा सकती, कहीं भी घर से नहीं निकल सकती, तो उनके लिए सिलाई सेंटर्स खोल दिए जाते हैं, ब्यूटिशियन उनको जो है वो बना दिया जाता है, उनके लिए पार्लर्स ओपन होते हैं। और अगर ख़वातीन अपने ख़वातीन के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि मर्द जो है वो ख़वातीन के इतने मसाइल समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए, ख़वातीन को मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है शाहिदा। घर के काम भी कर रही होती हैं, बाहर के भी कर रही होती हैं, जॉब भी कर रही होती हैं। अभी गुज़श्ता दिनों आपकी भी शादी हुई है, और किस तरह से मैनेज करती हैं? घर कैसे टाइम देना मुकम्मल तौर पे, फिर जॉब को टाइम देना, अपने मामलाते ज़िंदगी को एक बराबर बैलेंस के अंदर रखना? बिल्कुल, ये तो आपने सही बात की कि ख़वातीन जो है वो बड़ी ही बाहिम्मत हैं और घर को भी संभालती हैं, अपने जो है वो फैमिलीज़ को भी टाइम देती हैं, जॉब भी करती हैं, साथ साथ हर चीज़ जो है वो मैनेज करती हैं। बैलेंस करके चलना पड़ता है, अगर बैलेंस ना हो तो यकीनी तौर पर ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो यूं डगमगाए ज़रूर। हस्बैंड कहता नहीं है शाहिदा, ज़्यादा वक्त तो बाहर गुजर जाता है आपका जॉब के अंदर, घर इतना टाइम नहीं दे पाते, या उस तरह से? देखें, ख़वातीन मर्द जब भी जॉब से या बिजनेस से घर आता है, उसकी कोशिश होती है कि अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो वक्त गुजारे। तो समटाइम ऐसे भी होता है ना कि जॉब टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं, आपकी जॉब टाइमिंग और हो, हस्बैंड की और हो, उसकी वजह से भी काफ़ी मामला डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा कभी कोई मामला पेश आया? नहीं, अगर देखा जाए, अगर फैमिली सपोर्ट करती हो, हस्बैंड सपोर्ट करते हो तो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मर्द और ख़वातीन, जो खातून और मर्द है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तक शौहर और बीवी जो है वो मिलकर नहीं चलाएंगे तो यकीनी तौर पर गाड़ी की, जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो डगमगाएगी ज़रूर। लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव है, फैमिली सपोर्टिव है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, उन्हें जो है वो अगर कहीं भी मुश्किल आ रही है, अगर उन्हें जो है वो खाना बनाने में मुश्किल है या घर मैनेज करने में मुश्किल है, तो यकीनी तौर पर वालिदैन जो है वो सपोर्ट करते हैं, फैमिली, सास ससुर सपोर्ट करते हैं। की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? वो सपोर्ट बहुत करते हैं। सपोर्टिव है? हाँ, बहुत। और केयरिंग लविंग नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो है ही। चले जी, ये तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वैसे सास और बहू की नोकझोंक अक्सर रहती है, आप वाले सीन में क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास ने हमेशा मुझे खाना बना के दिया है, नाश्ता बना के दिया है सुबह, क्योंकि ये हमें शॉक्ड कर रही हो आप। बिल्कुल, क्योंकि जब सुबह मैं लेट हो जाती हूँ ऑफिस आते हुए, मेरी सास ने उठा, शाहिदा जल्दी करो, लेट हो गई। ये बहुत सारी लड़कियां अब ऐसी सास चाहेंगी। हाँ ना, मुझे शाहिदा जल्दी करो, ऑफिस टाइमिंग लेट होगी। अच्छा अम्मी जी बस आई। मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ, लेकिन मेरी सास ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है,
और खास तौर पर ऑफिस टाइमिंग पे तो कभी भी उन्होंने नहीं कहा और कि जितना कुछ आप बोल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कभी भी अब लड़ाई होगी। ये हो सकता है वैसे ना कि इसमें इनको पता तो है कि टीवी पे हाँ, हो टीवी पे सकता है थोड़ा कि सा कुछ तरीके मक्खन बटर लगाया जा रहा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुखर नहीं लगाया जा रहा है। हकीकत में पूरा का मेरी- पूरा देसी घी लगा रही हैं आप। नहीं नहीं नहीं, देसी घी भी नहीं लगा रही। मेरी फैमिली वाकई ही अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव हैं। और खास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी अपनी जेठानी का, वो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे हमेशा नाश्ता टेबल पे दिया और मैं यकीन शायद सोच भी नहीं सकती खाने थी कि पक्के वो कर रही है और बात मुझे कोई नहीं लग नहीं, रही। नहीं, मैं सोच हनान नहीं सकती थी jealous कि हो रहा मेरी जेठानी मतलब मुझे इस तरीके से सपोर्ट करेगी। अगर कभी सास ने नहीं दिया ना, तो मेरे लिए आई एम शॉक्ड थी कि जब मैं पहली बार ससुराल गई, मेरे साथ जो उन्होंने इस तरीके से मेरी जेठानी का बिहेवियर था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी और बात हमेशा से उनकी शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, माशाल्लाह। और मुझे मैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बिल्कुल मतलब नजर ना लगने दें आपकी आमीन। खूबसूरत सी जिंदगी और खूबसूरत सी फैमिली को, और बरकतों और रहमतों से भर दें। तो शाहिदा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बहुत सारी लड़कियों के ना छोटे होते हुए रोल मॉडल्स होते हैं, या लड़के और लड़कियों दोनों के रोल मॉडल्स होते हैं। कोई ऐसा शख्सियत, चाहे वो अम्मी हो, चाहे कोई जैसे कि जर्नलिज्म में कोई ऐसी इंस्पिरेशन हो जिसको देख के आपने कहा हो कि मैं इस वजह से जर्नलिज्म में आना चाहती हूँ, मैं बड़े होके इनकी तरह बनना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो अगर हम बात करें सर जफर डोगर साहब की, अच्छा, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही नाइस सी पर्सनैलिटी है। और फैसलाबाद में किसी में भी देख लें, क्योंकि इतने अगर हम बहुत सारे देखते हैं, ब्यूरो चीफ देखते हैं, लेकिन जितना सपोर्टिव जफर डोगर साहब हैं, मेरे नहीं ख्याल में कि किसी भी चैनल का कोई भी ब्यूरो जो है वो इतना अपनी टीम के साथ जो है वो इतना मुखलिस हो सकता है, ये इतना नाइस हो सकता और है। बिल्कुल टीम बहुत जरूरी होती है। जो पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि टीम अगर आपकी अच्छी होती है तो आपके लिए जो चीजें हैं वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छी टीम के साथ आप काम करें। और बिल्कुल आई थिंक हनान, हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल, टीम तो बहुत अच्छी है। जब तक टीम वर्क नहीं होता, आप किसी भी चीज को फाइनलाइज करके बेहतर तरीके से प्रेजेंट आवाम के सामने नहीं कर सकते। वो चाहे मुहर्रम की कवरेज हो, किसी जलसे जुलूस की हो, किसी शबरात की हो, एक मुकम्मल प्लान तश्कील दिया जाता है और उस प्लान के तहत फातिमा पूरे हमारी टीम फैली होती है और मुख्तलिफ लोकेशन से लाइव, एज लाइव, लुक लाइव जो है वो बन के वक्तन फ़वक्तन हम ऑफिस भेज रहे होते हैं और यहाँ से फिर आगे भेज के उसे ऑनर किया जाता है। तो शाहिदा, सबसे ज़्यादा आपको किस कवरेज में मज़ा आता है? जलसे जुलूसों की, या फिर इसके अलावा ईद के दिनों में जो शॉपिंग की रिपोर्टिंग चल रही होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है? ब्यूटी पार्लर्स में जाके आपको ज़्यादा मज़ा आता है रिपोर्टिंग करने का? नहीं हनान, मैं अगर लेडी जर्नलिज्म हूँ तो यकीनी तौर पर जो है वो मुझे ख़वातीन की कवरेज करने में मज़ा आता है। और ख़ास तौर पर जब ईद के दिन होते हैं, शॉपिंग्स होती है, या ख़वातीन के बाज़ारों में रश देख लें, ब्यूटी पार्लर्स का देख लें, इस तरीके की जो कवरेज होती है उनमें बहुत मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी होती हैं, क्योंकि वो ख़वातीन से रिलेटेड होती हैं। और हमारे ख़ास तौर पर वो ब्यूटी कॉन्शियस जो ख़वातीन होती हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। अच्छा, पार्लर में भी दो तरह की खातून होती हैं, एक तो जो तैयार होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और एक जो तैयार होती हैं तो वो बस माशाल्लाह तैयार ही होती हैं। क्या कहेंगी वो इस हवाले से आप? हनान, अब आप जो है वो ख़वातीन की बेइज्जती आप देखें जी, मेरे से तो खातून जर्नलिज्म की बात आप कर रही हैं ना, ख़वातीन के हवाले से। लड़कियां फैंस हैं, नहीं, वो बुरा नहीं, मान जाएंगी हनान, आप इस तरह से बिल्कुल हनान, नहीं कह सकते। ख़वातीन को लड़कियों कैसे नहीं कह सकते? मैं नहीं कह सकता। बहुत कॉन्शियस होती है अपनी ब्यूटी के बारे में। मैं तो जनाब तारीफ कर रहा हूँ। मतलब मेरे कहने का मकसद ये था कि एक लड़की आती है ना, वो कहती है मुझे फलां मॉडल जैसा अब तैयार कर हनान दो। ना मतलब फंस गया है, बट नहीं, एक्चुअली फंस नहीं बात गया। ये है कि हनान की जो फैंस हैं बहुत सारी, आई एम श्योर हनान आप उनको नहीं। ऑफेंड नहीं करना चाहते। हनान का मतलब ये कि लड़कियां लगती हर वक्त अच्छी हैं। हाँ। ये टिप जो है ना मेरे ख्याल हर लड़के के पास होनी चाहिए फातिमा, कि मेरे कहने लड़कियां का मकसद हमेशा ये अच्छी था, लगती है। समटाइम होता है ना कि आप मेकओवर करती हैं और वैसा नहीं हो पाता जैसे आप सोच रही हैं कि यार मैंने आज ऐसी लुक्स बनानी थी, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हाँ, हूँ। मेकअप Sometime- डिजास्टर्स होते रहते हैं। समटाइम हो जाता है, हाँ। लेकिन लड़की हमेशा खूबसूरत होती, मासूम भी होती। अरे आप शाहिदा ये ने तो नहीं कहना कि लड़कियां बस तैयार ही होती हैं, बहुत नहीं, खूबसूरत नहीं, होती हैं। खूबसूरत शाहिदा तो ने लड़की लड़कियों को बहुत खुश कर दी है। और अब मैंने ना एक और मेरा सवाल भी, अच्छा एक चीज जो मुझे जर्नलिज्म में जब मैं आई मुझे बड़ी शॉकिंग लगी, बड़ी मुश्किल लगी कि टाइमिंग्स, और दूसरा कि आपकी जो छुट्टियां होती हैं, यानी कि जैसे जो लोगों के लिए ईद का दिन है, जो चांद रात है, वो आपकी टीम के साथ ही गुजरती है। अब इसमें फायदा भी है कि आप अपनी टीम के साथ बहुत क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान भी है कि आप जो स्पेशल दिन होते हैं उन दिनों भी हमें काम करने
करना पड़ता है। और एक तरह से देखें तो ये आवाम की खिदमत ही हुई। एक तरीके से हम लोग अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सैक्रिफाइस करते ताकि हम लोगों तक वो खबरें और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनकी खुशियों में शरीक हो सके। तो हमारी खुशियाँ सिर्फ हमारी फैमिली तक महदूद नहीं होती, हमारी खुशियाँ जो होती हैं वो लोगों तक महदूद होती हैं, बल्कि महदूद होती नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती, बिकॉज हम जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसमें अच्छी चीज़ भी है और एक बुरा एस्पेक्ट भी है। नहीं फातिमा, अच्छी चीज़ ज़्यादा है ये कि अगर स्टार्टिंग में होता है लेकिन फैमिली जो है वो फिर समझ जाती है कि नहीं अब इसने जो है ना अपनी ड्यूटी पूरी करके ही आना है। बेशक वो चांद रात देख लें, ईद के दिन भी बहुत सारी लेडीज़ रिपोर्टर होती हैं जो ड्यूटी करी होती हैं, लेकिन मसला यहाँ ये है कि अब फैमिली को तो हमने टाइम हमेशा देना ही है, फैमिली को तो पता ही है कि अब इनके हालात क्या है, इनकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस होती है जो हमें देखना चाहती है, जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो हम जो है वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं इनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए। ख़वातीन को जो है वो जो हमें जो है वो देख रही होती हैं और चाहती हैं कि हम भी टीवी पे आए उस दिन, तो उनके साथ जो है वो मस्ट वो करना होता है क्योंकि हमारी खुशियाँ जो है वो उनके साथ जुड़ी। इस चीज़ की ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि जब भी आप जर्नलिज्म में आते हैं ये छुट्टी वुट्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो भूलना पड़ता है। मैं 4 साल हो गए तो, लेकिन इसकी अच्छी और खूबसूरत चीज़ पता क्या है, वो छुट्टी महसूस ही नहीं होती क्योंकि आप वो काम कर रहे होते हैं जिसमें आपका पैशन है, जिसमें दिल लगा होता है। ऑन स्क्रीन आना किसी का अगर पैशन है, दूसरी बात कि हमें हमारी टीम के साथ गुजरा वक्त बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम फैमिली से बाहर हैं या हम गैर लोगों में बैठे हैं, बल्कि अपनी टीम वर्क के साथ जब हम काम करते हैं तो अपनी टीम के साथ गुजरा वक्त बहुत खूबसूरत होता है और यादगार रहता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल है हर इदारे की ये पता नहीं दूसरे इदारों में कैसा होता होगा, लेकिन हमारे इदारे की तो ये खासियत है कि टीम वर्क ऑफ एक तरह से आपको लगता है जैसे आप फैमिली का हिस्सा हो, ना कि आप काम पर आ रहे हो बल्कि आप फैमिली के साथ। और हमारी ऑडियंस भी हमारे लिए इसी तरह से होती है, जिस तरह से हनान और शाहिदा दोनों ने यही बात की कि आप लोग हमारी फैमिली की तरह, इससे काम नहीं लगता है क्योंकि लगता है कि आप फैमिली के साथ ही वक्त गुजारे। इसके अलावा भी शाहिदा मैं जानना चाहूंगी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, मैं ऑफकोर्स बात करना चाहूंगी आपके जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस के हवाले से, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स के हवाले से, सहाफ़त, जर्नलिज्म, चाहे फिर वो औरतों के लिए हो और औरतों का जो सक्सेस रहा है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, और किस तरह से औरतें आज के वक्त में, आज की दुनिया में, आज के पाकिस्तान में अपनी कदम जमा रही हैं हर फील्ड के अंदर और साबित कर रही हैं कि वो किसी से कम नहीं। और अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, अगर उसको तालीम देते हैं, तो आज पाकिस्तान की हर लड़की इस बात को प्रूव कर रही है कि वो किसी भी तरह से गलत नहीं है, वो बल्कि अच्छी बात है। उसकी वजह से हमारी जो 52% औरतों की पॉपुलेशन है वो बढ़ चढ़ के हमारे मुल्क की तरक्की में, हमारी इकोनॉमी में, हर तरह से, हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्टर में साबित कर रही हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका उतना ही फ़र्ज़ और उतना ही हक है हमारे मुल्क के ऊपर जितना कि किसी मर्द का है। शाहिदा हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूँगी शाहिदा कि आपकी जो जर्नलिज्म की जर्नी थी, आपकी पर्सनल जर्नी में कब वो वक्त था, कौन सा मौका था कि आपको लगा कि मैं इस फील्ड में जाना चाहूँगी? क्योंकि आपको पता है कि आज भी इसको रिवायती तौर पे, ट्रेडिशनल तौर पे एक मुश्किल फील्ड समझा जाता है ज़्यादातर घरों के अंदर। तो आपने कब ये फैसला किया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ और किन मुश्किलात का उस वक्त पर सामना करना पड़ा, या आपके घर वालों की तरफ से आपको तब भी उतना ही सपोर्ट मिला, इर्द गिर्द के लोगों से, स्कूल टीचर से, या कभी इस तरह का कोई किस्सा या आपकी जो अपनी कहानी है वो मैं सुनना चाहती हूँ? फातिमा, पहले मैंने बात की कि ख़वातीन लड़कियों को खासतौर पर वालिदैन जो है वो पढ़ाते नहीं थे, और मैं एक जट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे में भी यही कंसेप्ट था फैमिली में कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना। और जब बीए किया तो उसके बाद स्टॉप लग गया कि दादी या चाचू लोगों की तरफ से यही प्रेशर आया कि नहीं पढ़ाना, बस बहुत हो गया। लेकिन फिर मेरे वालिदैन, मेरे भाइयों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, स्टैंड लिया कि अगर ये पढ़ना चाहती है तो हम इसे ज़रूर पढ़ाएंगे। और ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटी और को एजुकेशन में पढ़ना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ें। भाई छोटा जो था वो यूनिवर्सिटी में जाता था, उन्हें जो है वो एडमिशन दिलवा दिया गया, लेकिन मेरी दफ़ा जो है ये बहुत सारी जो कहते हैं हर्डल्स हुई कि इसे नहीं पढ़ाना। लेकिन दोनों भाइयों ने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, अगर ये पढ़ना चाहती है तो हम इसे पढ़ाएंगे। अच्छा, इसी तरह अगर सियासत की बात करें, हमारे शहर फैसलाबाद की ख़वातीन को सियासत में आने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? आप बहुत सारी जगहों पे जाते भी हैं, ऑब्जर्व भी करती हैं,
लेकिन अभी भी उतनी रेशो नहीं है खवातीन की जितनी होनी चाहिए, उतनी नुमाइंदगी नजर नहीं आती फैसलाबाद के शहर की सियासत के अंदर। क्या कहेंगे इस बारे में? हनान, मर्दों को ना प्रोमिनेंट रहने की आदत है, तो वो चाहते हैं कि हमेशा डोमिनेंट हम ही रहे। नहीं, तो वैसे रोका तो नहीं जाता, हमें- किसी ने रोका नहीं है कि किसी को लड़की को सियासत करने से या औरत को सियासत करने से। मेरे कहने का मकसद ये कि नुमाइंदगी उनकी उतनी ज्यादा क्यों नहीं नजर आती? नुमाइंदगी इसीलिए जब घर के मेल्स कहेंगे कि नहीं बाहर निकलना, सियासत जो है वो जो है एक, अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। जैसे अगर जर्नलिज्म को देखा जाता है, जैसे फातिमा ने बात की, तो सियासत भी सेम यही है कि घर से मेल्स का यही कहना होता है कि सियासत अच्छी नहीं है, खवातीन ने क्या करना है सियासत में जाके। तो मेयर्स की जानब से अगर रोका जाएगा उन्हें, वो डोमिनेट होने की कोशिश करती हैं, अगर सपोर्ट तो नहीं होता, जब सपोर्ट नहीं होगी तो खवातीन बाहर कैसे निकलेंगी? और खासतौर पर खवातीन वही बाहर निकलती है जिनको सपोर्ट होती है, लेकिन जिनको दूसरी जानब घर वालों से सपोर्ट मिलती है। अगर देखा जाए खवातीन बड़ी नुमाइंदगी करती भी नजर आती हैं। फातिमा, जिस डिपार्टमेंट में मैं पढ़ा हूँ वहां पे साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लास के, मतलब मेरी क्लास के अंदर हम 6 बॉयज थे और कोई 48 के करीब गर्ल्स थी, ठीक है ना, और हर क्लास के अंदर वहां पे ये सीन है। तो इससे पता चलता है कि साइंस के अंदर गर्ल्स की नुमाइंदगी क्या है। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ सकती हूँ कि कितनी अगर 48 फॉर एग्जांपल या एक अच्छी परसेंटेज आपकी क्लास में थी, उनमें से कितनी है जो कि आज वर्किंग फील्ड के अंदर काम कर रही हम हैं? बॉयज से ज्यादा हैं, यकीन जानिए आप। मैं मतलब अपनी क्लास फेलोज से जब मैं बात करता हूं अक्सर उनसे कि किस किस फील्ड के अंदर आज वो मौजूद हैं, कोई टीचर है, कोई बिजनेस वुमेन है, कोई आउट ऑफ कंट्री जाके वहां पे स्टडीज कर रही है और पढ़ा भी रही है, कोई रिसर्च के अंदर है। साइंस के अंदर गर्ल्स जो हैं वो इस वक्त छाई पड़ी हैं। यकीन जानिए कि हमसे ज्यादा प्रेजेंटेशन है उनकी, हमसे ज्यादा प्रेजेंट कर रही हैं वो अपने आप को। और बिल्कुल और एक अच्छी चीज ये है कि फातिमा लाइफ बहुत है, बिल्कुल, और मौका अगर दिया जाए तो आई थिंक हर कोई एक्सेल कर सकता है। तो इसमें ये नहीं है, बट हाँ बहुत सारी फैमिलीज में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिफरेंट तरह की चीज़ों में। बहुत सारी लड़कियां, इवन अगर हम स्टैटिस्टिक्स चेक करें, नंबर्स को चेक करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक करें, बहुत सारी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, इवन मेडिकल फील्ड में, यानी कि जो मेडिसिन पढ़ती हैं, डॉक्टर बनती हैं, 5 साल अपनी जिंदगी के यूनिवर्सिटी में गुजार देती हैं और 2 साल हाउस जॉब भी उसके बाद करती है, फिर भी शादी के बाद या सर्टन चीज़ों के बाद उनको कहा जाता है कि आप जी प्रैक्टिस ना करें, या उस तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। तो ये एक मसला ज़रूर है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे चीज़ों को अवेयरनेस की बेहतर ज़रूरत है ताकि हम लार्ज स्केल पे चीज़ों को ला सकें। हाँ, फैसलाबाद शहर के अंदर चीज़ें बहुत बेहतर हैं, बहुत हद तक जो है, लेकिन देहाती इलाकों को देखें, गाँव को देखें, तो वहाँ पे चीज़ें शायद अभी भी थोड़ी बैकवर्ड हैं। और ऑफकोर्स हम इसीलिए तो इन इश्यूज़ को उठाते हैं, इसीलिए तो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, ताकि हम इन चीज़ों को मंजरे आम पर लेकर आ सके, ताकि सोचने पर मजबूर करें लोगों को कि क्या चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्या चीज़ों को बेहतरी की ज़रूरत भी है, ये चीज़ों को वैसे ही चलते रहना चाहिए जैसे कि वो ऑलरेडी चल रही थी। डाइवर्सिटी लेकिन अब थोड़ी सी ना आ रही है, वक्त के साथ साथ डाइवर्स हो रहा है हमारा मुआशरा। और यूनिवर्सिटी के स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आउट ऑफ सिटी से, यानी लिया, बखर, मुल्तान, इन ऐसी जगहों से जो है वो फैसलाबाद के अंदर पढ़ने आ रहे। तो एक बड़ी तादाद है जो कि आपके सामने आती है, और खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, खवातीन की भी बड़ी तादाद होती है जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रही है। और ये कोई इक्का दुक्का या सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में है। तो ये हमारा मुआशरा अब शिफ्ट होना शुरू हो गया है। आपकी बात भी बिल्कुल फातिमा ठीक है कि अभी हर्डल्स हैं, वहाँ पे नहीं स्टैंड कर रहा जहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आगे बढ़ता रहेगा। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल होती थी हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर, सोफिया बेदार साहिबा, उन्होंने नाज़रीन एक दफ़ा एक बात की थी, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। कहते हम एक ऐसे दौर में हैं जो कि ना पुराना है ना नया है, वो अपनी हैबत को तब्दील कर रहा है, चेंज कर रहा है, और इस चेंज होने के दरमियान में ही हमारी जिंदगी जो है वो गुजर जाएगी। और कितनी खूबसूरत बात की आपने हनान, कि बेशक आई थिंक चेंज इज अ कांस्टेंट इन लाइफ, यानी कि कोई भी और चीज जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन बदलाव एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा एग्जिस्ट करती है और करनी चाहिए भी। आप बदलेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज जो कि पाकिस्तान में बदलती हुई नजर आ रही है वो स्पोर्ट्स कल्चर है, जहां पे औरतें और लड़कियां जो है स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर आना शुरू हो गई। बहुत ही अच्छी बात है, पूरी दुनिया में जब लड़कियां बढ़ चढ़ के मुकाबला करती है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं। तो शायद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान में अब पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, स्कूल सपोर्ट करते हैं। हमारी पहली बैडमिंटन प्लेयर जो हैं, जो कि फीमेल हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो इंटरनेशनली खेलने भी जा रही हैं। उस हवाले से भी बताइएगा कि कितनी अच्छी चीज़ है कि एक स्कूल लेवल से बच्चों को अब कहा जा रहा है, लड़कियों को स्पेशली इंकरेज किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। बिल्कुल फातिमा, अब जो है वो दौर बदल चुका है, हम बदल रहे हैं। तो खवातीन जहाँ पे दीगर मैदान में आ गए हैं तो स्पोर्ट्स में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।
और अगर हम देखें तो स्कूल्स लेवल से उन बच्चियों को जो है वो कहा जाता है उन्हें स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, चाहे वो रेस में हो या बैडमिंटन में हो, क्रिकेट में हो, हर जो है वो खेल में खवातीन आगे आ रही हैं और उनको वालिदैन भी सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि अगर अब तो उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा हो जाएंगी और यकीनी तौर पर जो है वो ये मुकाबला टफ होने वाला है, ताकि अब लड़कों को देखा जाए कि ये कितने पानी में और खवातीन क्या कर रही है। कंपटीशन लेकिन ये अच्छा है क्योंकि इससे हर किसी को मेहनत करनी पड़ रही है। हर कोई चाहता है कि हम भी आगे आए। जब ये जेंडर डिफरेंस खत्म हो जाते हैं तो मुझे लगता है हर फील्ड के अंदर अब आपको बेहतर चाहे परफॉर्मेंस नजर आ रही है, चाहे लड़कों की हो चाहे लड़कियों की हो, क्योंकि कंपटीशन अब देखिए ना 52% हमारी पॉपुलेशन औरतों की है, खवातीन भी आगे आ रही हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कोई भी पोजीशन हो, कोई भी अरीना हो, कोई भी। मेरे ख्याल में अब लड़के जो है वो कम होते जा रहे हैं, लड़के इतना पढ़ते नहीं है, लड़के ये बात आपने बिल्कुल फील्ड में जो है वो आगे आना नहीं चाहते, या ये कह लें कि काम चोरी लड़कों की कह सकते हैं। लड़कियां जो है वो ज्यादा मेहनती होती जा रही हैं, हर फील्ड में जो है वो लड़कियों को देखें वो अपना मनवाना चाहती है, वो कहती है टैलेंट है तो हम मनवाएं। लड़के जब ठान लेना कि ये काम हमने करना है तो वो करके रहती है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो ज्यादा हमें देखने को हाँ वो बिल्कुल बेहतर अंदाज से। और मेरी क्लास में भी कुछ ऐसा सीन होता था कि लड़कियां जब पढ़ना शुरू होती थी पूरा सेमेस्टर पढ़ रही होती थी, अब बॉयज लास्ट वाले डेज में आके उनके बराबरी के नंबर लेके निकल जाते थे। वो जरा स्मार्ट मूव्स जो नहीं, वो है ना, आपको भी पता है कि वो किस ट्रिक से नंबर लेते हैं ज्यादा। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया शाहिदा। आप आज ये के शो के अंदर जो है जिससे लड़के ज्यादा नंबर लेते हैं, इसके बारे में हम अगली दफा बात करेंगे। हाँ अगली दफा करेंगे, लेकिन मेहनत से ही लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया शाहिदा आपके आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़बरदस्त सा हेयर स्टाइल बनाएं, उसके लिए आपको जना कॉलोनी प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। और फातिमा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समर कलेक्शन के हवाले से फातिमा आप क्या कहेंगी? कलर्स बहुत मैटर करते हैं और मैं देख रहा हूँ रोजाना आपने कोई ना कोई नया कलर पहना होता है। और हनान इम्पॉर्टेंट भी है, हेयर समर्स हैं, समर्स के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कलर्स के साथ, बिकॉज जिस तरह का भी कलर हो आई थिंक समर्स की वजह से शायद वो वैसे ही अच्छा लगने लग जाता है। तो जी मेरा जो आज का आउटफिट है वो खातूने जन्नत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, जो कि गुलबर्ग रोड पर मौजूद है। और उनकी जो समर कलेक्शन है उसमें सिर्फ ये नहीं बल्कि इस तरह के और बहुत सारे कलरफुल डिजाइन्स, डिफरेंट तरह के फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इवन कैजुअल वेयर अवेलेबल है। ना सिर्फ कपड़े हैं बल्कि एक्चुअली ज्वेलरी भी अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुबई से कस्टम मेड बनवा कर पाकिस्तान स्पेशली मंगवाई गई है और उनके आउटलेट पर मौजूद है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, वो चाहे ज्वेलरी हो, चाहे सेमी फॉर्मल्स हो, कैजुअल या फिर फॉर्मल ड्रेसेस ही क्यों ना हो, लाजमी तौर पर आप जाकर उनकी कलेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। और अनस्टिच कलेक्शन भी है उनकी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ ये भी कि अनस्टिच भी है। तो जी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद खरीदें और अपनी मर्जी का सिलवाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाजमी तौर पर जाए खातूने जन्नत की समर कलेक्शन लाजमी तौर पर चेकआउट करें। तो मेरे ख्याल चलें अब किचन में। किचन का वक्त हो चुका है, हमारे शहरियों के साथ मिलकर हमने चाय बनानी है और चाय की चुस्कियां जो है वो सुबह के मज़े को दोबारा कर देती है और पूरा दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर एनर्जी हो। और हमारी एनर्जी DLT होती है। DLT के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि दुनिया के बेहतरीन बागात से इसकी पत्तियाँ चुन के लाई जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपकी चाय के मज़े को दोबारा किया जा सके। इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर अरोमा, सब ही बेहतरीन है। और जैसे ही हम चाय की पत्ती को डिब्बे को खोलते हैं तो इसका अरोमा पूरे स्टूडियो के अंदर फैल जाता है। और जैसे ही इस पत्ती को ऐड करते हैं दूध के अंदर तो इसके कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो ये चाय बनाई जाएगी। और ऊपर से फातिमा बना रही हैं तो फातिमा अच्छी चाय बनाने लग गई हैं अब काफ़ी हद तक। और मतलब पहले अच्छी नहीं बनाती थी? नहीं, पहले भी अच्छी बनाती थी, अब मजीद अच्छी बनाती हैं। और दाने वाली चाय जनाब आज हम खास तौर पे बना रहे हैं। जो लोग ज़रा शौकीन हैं कि कड़क चाय पीने के शौकीन हैं उनके लिए DLT दाने वाली जो है उसका इंतखाब करना चाहिए। और इसके अलावा इसकी दो तरह की क्वालिटीज़ हैं, एक एक्सट्रीम क्वालिटी है, एक दाने वाली है। ज़रा जो नॉर्मल चाय पीना चाहते हैं सुबह सवेरे वो एक्सट्रीम क्वालिटी की टी यूज़ कर सकते हैं, और जो ज़रा कड़क चाय पीना चाहते हैं उनके लिए DLT दाने वाली जो है उसका इंतखाब करना ज़रूरी होता है। और आज हम कड़क चाय बनाएंगे
और गालबन मेरे कहने पे ही आज फातिमा ने पत्ती थोड़ी कम डाली है, क्योंकि दूध पत्ती टाइप जो है वो आज बना रहे हैं। तो आप चाय बनाएं, दूध पत्ती बनाएं, इससे जो भी बनाएंगे वो बेहतरीन बनेगा। और फातिमा, अगर किसी ने हीरे की अंगूठी जीतनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हनान, अगर कोई भी हमारी ऑडियंस में से या इवन अदरवाइज अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को भी बताना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर बताएं कि DAT की येलो पैकिंग यानी कि एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग जो कि आपको यहाँ पे पड़ी हुई नजर आ रही है, और ये सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन के लिए यानी कि सिर्फ फैसलाबाद के लोगों के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए, क्योंकि जितने आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतने ही DAT के लिए आप लोग इंपॉर्टेंट है। इसलिए DAT की तरफ से लकी ड्रॉ किया जा रहा है हर हफ्ते, जिसमें अगर आप सिर्फ एक कूपन निकालेंगे इस पैकेट के अंदर से और उनको सेंड करेंगे और एक हीरे की अंगूठी यानी कि एक हीरे की अंगूठी हर हफ्ते कोई ना कोई जीत कर घर लेकर जा रहे हैं, तो आप लोग क्या इंतजार करें, जल्दी से जाएं अपने नजदीकी स्टोर पर जाके DAT की एक्सट्रीम क्वालिटी की पैकिंग को खरीदें और अपना नाम कुरानदाजी में शामिल करवाएं। बिल्कुल, कुरानदाजी में नाम शामिल होने के बाद आगे जो आपकी किस्मत का खेल होगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो जनाब कुरानदाजी में आपका नाम आता है तो हीरे की अंगूठी आपको दी जाएगी। अब आपने किसका आगे से दिल जीतना है वो अंगूठी देके ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन किस्मत को लाजमी तौर पे अपनाएं, आजमाएं, क्योंकि बाजार में जाते हैं कोई भी आप ऐसी पत्ती ना खरीदें जिससे आपके चाय का टेस्ट खराब हो। एक तो क्वालिटी में बेहतर होनी चाहिए और दूसरी साथ ही साथ आपको एक मौका भी दिया जा रहा है हीरे की अंगूठी जीतने का। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज DAT की तरफ से बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इनका ये मानना है कि आप क्वालिटी ऑडियंस को बेहतरीन देंगे तो उसका रिस्पांस भी बेहतर आएगा, और यही वजह है शायद इसे दुनिया की नंबर 1 टी तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल हनान, और नंबर 1 टी ऐसे ही नहीं है DAT, बल्कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो सब नंबर 1 प्रायोरिटी आप लोगों की सेहत को रख के चूज किए गए हैं। यानी कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मार्केट में जो नंबर 1 क्वालिटी यानी कि 100% ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है टू मेक श्योर कि आपकी सेहत, आपकी इम्यूनिटी नंबर 1 प्रायोरिटी रहे। और जब भी कोई काम आप शौक से करते हैं, अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए करते हैं, लोगों को सर्व करने के लिए करते हैं, तो जी उसका फायदा तो होता ही है, और उसका ऑफ कोर्स वो अच्छा करता है, बिकॉज आपका पर्पस जो है वो कमर्शियल पर्पसेस नहीं है और सिर्फ पैसे कमाना आपका मकसद नहीं है, बल्कि एक्चुअली में अपने कस्टमर को नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, जो कि DAT की टीम का मकसद है, उनका पर्पस है, जिस पे वो स्ट्राइव कर रहे हैं। इसी वजह से तो DAT हर घर में आम है, हर कोई इस्तेमाल करता है। हमारी सिटी 41 की भी रिवायत बन गई है कि नो मैटर व्हाट हनान, हम लोगों ने दिन में 3 से 4 दफा तो हमारे ऑफिस के अंदर DAT बनती है। बिल्कुल, DAT इसी वजह से बनती है क्योंकि इसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा सब बेहतरीन है, और जब तमाम चीज़ें बेहतरीन हो, मूड स्विंग्स बहुत डिपेंड करते हैं। आप अगर अच्छी चाय पीते हैं तो उससे आपका मूड जो है वो खुशगवार हो जाता है, और मूड अगर खुशगवार है तो जनाब आपका काम भी अच्छा करने को दिल करता है, और जब काम अच्छा होता है तो सब उसकी तारीफ करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, और जब लोगों की तरफ से रिस्पांस आता है तो जनाब आप पॉपुलर भी हो सकते हैं। फातिमा, बिल्कुल हनान, और डेफिनेटली ज़रूरी है कि आप अपनी जितनी भी चीज़ें आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो वही होनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं। फिर आपके घर वाले आप लोगों को इतने प्यारे हैं, हमें इतने प्यारे हैं, हर किसी को प्यारे होते हैं, तो इसी वजह से देखना तो होता है कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं। और DAT की तरफ से जो डेफिनेटली DAT बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय है, इसी वजह से मैं इसका इंतखाब करती हूँ। मेरे घर में इवन हनान मेरी अम्मी 2 दिन पहले ये येलो पैकिंग लेकर आई। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। चाय तैयार हो चुकी है जनाब, हम इसे कप्स में पोर करेंगे, लेकिन वहां पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 1-2 साल से फैसलाबाद के अंदर खासतौर पे अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बूम आया है, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और उम्मीद की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर ये मामला मजीद बेहतर होंगे। तो ये तो थी एक्सपोर्ट्स की बात, लेकिन इसके साथ साथ ई-कॉमर्स के हवाले से और IT प्रोफेशनल्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर भी काफ़ी तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। ई-कॉमर्स के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जिनके ज़रिए ऑर्डर्स जो हैं वो बाहर से लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान से जो प्रोडक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता दिनों में तो प्रोडक्शन माशाल्लाह इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि यान की शॉर्टेज हुई, और शॉर्टेज की वजह से बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ी यान, और दिन ब दिन यही कहा जा रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हमें यान की प्रोडक्शन को अपने यहाँ भी बढ़ाना होगा और बाहर से इम्पोर्ट भी करवाना होगा, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के बाहर एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ाया जा सके। इंपोर्ट्स जितनी कम होंगी, एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी, हमारी मुल्क की मैशियत जो है उतनी ही मजबूत होगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे ये भी मेंशन करूँगा कि इसी साल फैसला गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि सेलर लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को लिया गया। अमेजॉन ने
पाकिस्तान के अंदर जो है एक धमाकेदार एंट्री की है और उस एंट्री की वजह से अब कितना फायदा हमारी इंडस्ट्री को पहुंचेगा, इस मौजू के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे फरख आफ्ताब जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारी आम ऑडियंस जो देख रही है हमें, क्योंकि हमें एक एलीट क्लास के ऑफिस में भी देखा जाता है, चाय के ढाबों पे भी देखा जा रहा होता है 41, और हर तरह के लोग इसे देखते हैं क्योंकि ये हमारे शहर का मनपसंद चैनल जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो एक आम आदमी को ये चीज समझ आनी चाहिए कि ई कॉमर्स है क्या, और अमेजॉन अगर पाकिस्तान में आया है तो उससे उनका फायदा क्या होगा इससे? थैंक यू वेरी मच। ई कॉमर्स बेसिकली ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपने कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो आम ढाबों में भी देखा जाता है, तो ये आपको कारोबार करने का मौका देता है ऑनलाइन। ऑनलाइन से मुराद कि आप फेसबुक पे आप कोई अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, इंस्टाग्राम है, इवन यूट्यूब पे आप अपने चैनल बना के कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज आप अपनी बेच सकते हैं। तो ये एक सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है कि ई कॉमर्स क्या है। अब उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, बहुत सारे तरीकाकार आ जाते हैं। लोकल बिजनेसेस और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल सभी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कैद नहीं है, कोई भी तरह का बिजनेस इस पे आप ई कॉमर्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। चाहे आप मतलब कि घरेलू लेवल पे आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, इवन कि मैंने देखा कि लोगों खासतौर पे अभी अर्लियर बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से, तो खवातीन अच्छा खाना बनाना जानती हैं, तो मैंने वो भी देखे हैं, पेजेस बने हुए हैं और वो लंच प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफिसेज को। तो खवातीन भी उन्होंने अवेल किया ई कॉमर्स को। तो यू कैन सेल एनीथिंग, you don't have to be a national level brand। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, क्या वो भी ई कॉमर्स का हिस्सा है या वो ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं? दिस इज पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स कि आई ग्लैड कि हमने इसको इवॉल्व कर लिया है। हमने जब सोशल मीडिया आया या फेसबुक आई, यूट्यूब आई, तो ये इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए लोगों ने इसको जो है वो यूटिलाइज किया, लोग इसको अपने अकाउंट्स बनाए। लेकिन कोरोना की वजह से, जहां कोरोना ने बहुत सारे जो उसके नुकसान, उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉजिटिव अगर उसको हमें कहना पड़े कि कोई उसका कोई फ़ायदा हुआ है, तो वो ये फ़ायदा हुआ है कि अवेयरनेस उसके ज़रूर आ गई है, और उसके साथ साथ हमारे कारोबार जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना उनको जो है वो करना पड़ गया है, और उस पर अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बन रही हैं। इसके साथ साथ डिजिटल जो जितने भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक को इससे पहले जो है वो आप सेल्फीज लगाते थे या आप अपनी एक्टिविटीज़ लगाते थे, अब लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना पेज बना सकते हैं और यू कैन सेल एनीथिंग। बिल्कुल। और अगर बात करें ऑफ कोर्स हम, क्योंकि डिजिटल मीडिया की बात करें और साथ ही साथ हम ई कॉमर्स की स्पेशली बात करें, तो ई कॉमर्स के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आना शुरू हो गई है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि पहले हम ख्वाब देखा करते थे, आई एम श्योर बहुत सारे बिजनेसमैन इवन गैदरिंग्स में ये कंप्लेन भी करते थे, कमिटीज में बैठे हुए भी, कि बाहर से क्यों कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में नहीं आना चाहती है। तो ये आज हम एक ऐसे वक्त में हैं जहां पर चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज और बड़े नाम यानी कि बिग कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं और पाकिस्तान को ऊपर लेकर आना चाह रही है, प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना चाह रही है। चीजें अभी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में हैं, लेकिन आगे चलते हुए डेफिनेटली बेहतरी की तरफ आएंगे। पाकिस्तान ऑफिशियली अब अमेजॉन की सेलर लिस्ट के ऊपर मौजूद है। मैं चाहती हूँ उस हवाले से आप बताएं। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन क्योंकि एक नई चीज है, एक नया कॉन्सेप्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर अमेजॉन पाकिस्तान के अंदर जो है सेलर लिस्ट में पाकिस्तान को इंक्लूड करे, तो डेफिनेटली नई चीज है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या एक आम आदमी यानी कि एक ऐसा आदमी नहीं जो कि बड़े मिल ओनर्स को तो मैंने कहते हुए सुना है कि वो सेलर लिस्ट के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी जो कि छोटा सा बिजनेस रन कर रहा है, जो एसएमई सेक्टर के लोग हैं, क्या वो लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं? क्या वो लोग भी सेलर लिस्ट के ऊपर आ सकते हैं? डेफिनेटली ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है अमेजन। आप अपना प्रोडक्ट उस पर लगा सकते हैं, यू कैन स्टार्ट सेलिंग देयर, बट उसके लिए कुछ प्रोसेस है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता था। इससे पहले जैसे आपने कहा कि सेलर अकाउंट, अब सेलर अकाउंट क्या है, इससे पहले लोग जो है वो तरह तरह के डिफरेंट ऑप्शंस इस्तेमाल करते थे। कोई रिलेटिव बाहर बैठा हुआ है, हमारे बहुत सारी कंपनीज ने उन्होंने अपने अकाउंट्स ही जो है वो बाहर बनाए थे। बेसिकली आपको बैंक रिक्वायर्ड होता है, आपको लोकल एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, तो लोगों ने यूरोप में अपने अकाउंट्स बनाए थे। अब पाकिस्तान में सेलर अकाउंट आ गया है। अब पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका कारोबार रजिस्टर्ड है, एंटीएन है, आपका बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, तो यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट देयर।
तो ये एक बड़ी जबरदस्त और अपॉर्चुनिटी ये है। किसी भी लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने चीजें जो है बाहर भेजनी है, जिसका मतलब है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए होगा, शिपिंग कॉस्ट आपकी होगी जो कि किसी भी चीज को भेजने के लिए आपकी लगती है। तो क्या कोई भी जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं स्पेशली, क्या वो बगैर अपने से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए, अपने से पैसे लगाए, क्या ये पॉसिबल है कि वो भी इसका जो हिस्सा बन एस्टेब्लिश बिजनेसेस हैं, जैसे आपने कहा स्मॉल लेवल, हाँ जी, small and medium जो एस्टेब्लिश्ड है, उनके लिए अगर वो उनके पास एनटीएन है, रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है और इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। और आप जो है वो इसमें अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मार्केटिंग, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज आप अडॉप्ट करते हैं। तो यस, एनीवन जो एस्टेब्लिश है बिजनेस और जो रजिस्टर्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अपना प्रोडक्ट उधर लॉन्च कर सकता है, अपना प्रोडक्ट रैंक करवा सकता है और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जा रहा है और उसमें मतलब कि किसी एक यूरोप में बैठे किसी एक शख्स का क्लिक किया हुआ हजारों लोगों तक जा सकता है। तो इससे पहले हमारे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो बाय नेम नहीं जा रहा था। बेसिकली हम ऑर्डर लेते हैं और उधर डिस्पैच कर देते हैं। अब ये हमारी इंडस्ट्रीज को जितने भी हैं फैसलाबाद में हमारे, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपने नाम से अपना ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये सेलर अकाउंट का ये एडवांटेज है। इसके साथ साथ हमारे यूथ को बहुत इसमें जो है वो फ़ायदा है। यूथ को क्या फ़ायदा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हैं। अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं इन लोगों के लिए जो अब अकाउंट बना लिए हैं, लेकिन अब उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट और कैसे प्रोडक्ट अच्छा, इसमें ई कॉमर्स के अंदर मिडिल मैन भी तो काफी अच्छा अर्न कर सकता है जी, जो किसी भी वेबसाइट पे, इवन अमेजोन पे भी जाके वहां से ऑर्डर लिया, यहाँ से बायर से पकड़ा और दरमियान में अपना एक स्मॉल प्रॉफिट रखा, सेल आउट कर दिया। इसको होलसेल भी कहते हैं, इसको ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। ये भी अमेजन में ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और लेकिन आपके पास माइंड है, आपके पास स्किल है, तो आप ये वाला रूट अडॉप्ट कर सकते हैं होलसेल। आप यू कैन स्टार्ट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा प्रोडक्ट। आपसे रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आप यू नो द मेथड, यू नो द फार्मूला, एल्गोरिदम आपको पता है, तो आप यू कैन स्टार्ट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, वर्ल्ड वाइड हो या इंटरनेशनल ब्रांड्स हों या पाकिस्तानी ब्रांड्स हों। तो वो आपको परमिशन देंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ड्रॉप शिपिंग एक विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट आप लोगों के प्रोडक्ट सेल करें। मैं चाहती हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बताएं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, और हमारी ऑडियंस में ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता है कि ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से है, बट कुछ वक्त पहले तक, कुछ साल पहले तक मुझे खुद इसका नहीं पता था। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस देख रही है, जिनको नहीं पता, वो भी इससे समझ सकें। जी, ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएटेड मार्केटिंग, बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट आपकी कोई नहीं है, आपने दूसरों के प्रोडक्ट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपने उसको रैंक करवाना है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेजेस या इंस्टाग्राम पे या कंटेंट रिव्यू दे के आप लोगों को उनकी डायरेक्शन में, जहां अमेजन का उनका अकाउंट है, बेसिकली आपने ट्रैफिक डाइवर्ट करनी होती है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक आपको कोड मिल जाता है और जो आपका सेलर है उसको पता होता है कि ये ट्रैफिक या ये वाला सोर्स जो है वो किधर से आया है और किसको इसका क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपने उस पर एफिलिएटेड मार्केटिंग अगर आपने की है और कंटेंट राइटिंग अगर आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आपने किसी का प्रोडक्ट का रिव्यू दिया है, अब कोई यूज़र जाता है और उस प्रोडक्ट को पढ़ता है, क्योंकि जब ऑनलाइन है तो पहले हम एनालिसिस करते हैं, तो वो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लेते हैं। अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं और देखते हैं इंडिपेंडेंट ब्लॉग कौन से हैं, तो इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स में आ जाता है आपके एफिलिएटेड ब्लॉग्स। तो अगर किसी ने उधर से जाके सेटिस्फाइड हो गया और उसके बाद अमेजन के अकाउंट पे गया और जाकर उन्होंने क्लिक किया और परचेज कर लिया, तो उसको 100% उसका जो है वो रेफरल जो फी है, जैसे इमरान साहब ने कहा कि मिडल मैन, इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट्स कहते हैं कि आप जो है वो ये सारा प्लेटफॉर्म का जो है वो फार्मूला। अच्छा, बहुत सारी मिल ऑनर्स ये कर रहे हैं कि लेफ्ट ओवर जो बच जाता है उसे पहले हमारे यहाँ कौड़ियों के भाव बेच दिया जाता था और ये बड़े अरसे से ये काम चला आ रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन और ई कॉमर्स आने की वजह से उन्होंने अपनी साइट्स बनाई हैं और वेबसाइट्स बनाने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लॉन्च कर रही हैं और इसके अलावा अमेजोन से भी इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो उसकी वजह से ये एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है जो कि वजूद के अंदर आना शुरू होगी। जी, ये अमेजन से पहले ही ऑलरेडी जो है ये लेफ्ट ओवर्स जो थे, जैसे आपने कहा कि कौड़ियों के भाव बिकते थे, लेकिन ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग ने बेसिकली उनको ये आइडिया दिया कि आप इनको भी रीसेल कर सकते हैं और इनको आप रिक्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ मतलब ऐसे साइज होते हैं जो शायद
पाकिस्तान में उनके जो है वो यूज़र नहीं है अवेलेबल, लेकिन उनको दोबारा से रिक्रिएट करके, दोबारा से रीब्रांड करके नए नाम के साथ, और बहुत सारे मैंने देखा है कि सक्सेसफुल बिजनेसेस लोग जो है इन्वेस्टर्स बेसिकली जाके परचेज करते हैं, उसको रिक्रिएट करते हैं अपने नाम से। और क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त होता है, इंटरनेशनल मार्केट में आपने भेजना होता है, तो उसका फैब्रिक बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारी यूथ जो है वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, उनके लिए टारगेट ऑडियंस है जो प्रोडक्ट इसको खरीदते हैं और दे आर डूइंग अ वंडरफुल मतलब बिजनेस। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो लेफ्ट ओवर्स को सेल किया जा रहा है और ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो थोड़ी कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन अगर बाहर के मुल्कों में जिस तरह से अमेजॉन की सेलर लिस्ट के थ्रू अगर इसको सेल किया जाता है तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कि अगर आपने किसी और कंपनी के लिए कोई चीज तैयार की है और उसके बाद वो बच जाती है, रिजेक्ट हो जाती है और आप उसको इंटरनेशनली सेल करने की कोशिश करें तो कुछ मुल्कों के रेगुलेशंस के मुताबिक वो चीज अलाउ नहीं। तो लाजमी तौर पर ये जरूर चेक कीजिएगा कि लॉ के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से क्या उस मुल्क में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे चीजें जो है बहुत हद तक आपके लिए आसान हो जाएंगी। और ई कॉमर्स के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं जो ई कॉमर्स की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन एक रिस्क फैक्टर होता है, किसी भी बिजनेस में एक रिस्क फैक्टर होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं, परेशान होते हैं कि पता नहीं अगर हम लोग इस तरफ जाएंगे तो सक्सेस होगा, फेलियर होगा। तो मैं चाहती हूँ नौजवानों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, क्या उनको ई कॉमर्स की तरफ, बिजनेसेस की तरफ आना चाहिए, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना डरना चाहिए और कितना जो है पॉसिबल है कि आप अच्छा कमाना शुरू कर सकते हैं, आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो सकता है। नहीं, मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को तो 100% वो कन्विंस्ड भी है, अवेयरनेस भी है। और अमेजन अगर पाकिस्तान में आया है तो इसी वजह से आया है, यंगस्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे। अब पूरी दुनिया में वर्चुअल असिस्टेंट्स की एक डिमांड है, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे थे और हम वर्चुअल असिस्टेंट्स दे रहे थे विदाउट हैविंग अ सैलर अकाउंट इन पाकिस्तान। लेकिन इसमें मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ऑनलाइन बिजनेस है। आज से कुछ साल पहले लोग इसको फ्रॉड ही समझते थे कि शायद पता नहीं ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। लोग हायर करते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए और पता नहीं आगे पैसे जो है वो डूब जाएंगे या क्या है। लेकिन अब हमारे यंगस्टर्स वो करना चाहते हैं और वो कन्विंस्ड भी हैं। लेकिन हमारे जो एल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा जो है उनको नया कॉन्सेप्ट है, उनके लिए नया कॉन्सेप्ट है, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारी यूथ है उन्होंने कन्विंस करना है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एल्डर्स को करना है। तो अब एल्डर्स को हमें ये सेंसिटाइज करना जो बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ रियलिटी और दिस इज़ नॉट अ फेक थिंग। और आप बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को सारा का सारा मीडिया, हमारा डिजिटल मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, प्रमोट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। अब यंगस्टर्स ई कॉमर्स पे आना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया पे आना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बिजनेस करना चाहते हैं। तो अब हमारे एल्डर्स को, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी कन्विंस भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी हैं जो कन्विंस्ड नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। तो इट्स अ रियलिटी, ये हकीकत है। और आप जॉब से ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं विदाउट डूइंग मच ऑफ द एफर्ट। जैसे आप 9 to 5 जॉब करते हैं और उसके बाद एक फिक्स अमाउंट आपको मिलती है, लेकिन इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितनी आप एफर्ट करेंगे और उसके साथ आपको रिटर्न मिलेगा। और वर्ल्ड इज़ योर बेसिकली अ मार्केट। इट्स नॉट कि फैसलाबाद के आप अगर कोई शॉप ओपन करते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो फैसलाबाद में बेच सकते हैं, लेकिन जब आप डिजिटल पे जाते हैं तो आप पाकिस्तान मतलब कि उसमें आप दुनिया पूरी इंक्लूड कर लें, आप जिधर जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपकी जितनी ऑडियंस आपकी ज्यादा होगी, जितनी आपका जो कस्टमर बेस है जितना वाइड होगा, वो उतना अच्छा है आपके बिजनेस के लिए डेफिनेटली। एक अमेजॉन सेलर बनने के लिए आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा, क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए? क्या कोई ऐसी स्किल्स हैं जो लोगों को सीखनी पड़ेंगी या फिर ऐसी स्किल्स हैं जो कि ऑलरेडी मोस्ट लोगों में होती है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी या स्कूल और वो आप इस्टेब्लिश कर सकते हो? और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मे बी यूनिवर्सिटी में उन्होंने नहीं पढ़ाई की या स्कूल वो नहीं गए, क्या वो लोग भी ऐसी स्किल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो अमेजॉन सेलर बन सके? अच्छा, अमेजन का जो प्लेटफॉर्म है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैंने देखा है कि बहुत सारी एजुकेशन भी समटाइम जो है वो उसको असिस्ट नहीं कर रही होती। इस बेसिकली आपका अगर इंटरेस्ट उसमें है, यू कैन मतलब मिनिमम एजुकेशन मैट्रिकुलेशन मैं उसको रैंक करता हूँ। अगर मैट्रिकुलेशन किसी की है और मैट्रिक लेवल का स्टूडेंट है लेकिन उसका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, वो फेसबुक को जानता है, वो इंस्टाग्राम को जानता है, यूट्यूब को जानता है, तो अमेजन सीखना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। सिंपल इसमें टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, सिर्फ उसको यूज़ करना उसके लिए। तो उसके साथ साथ अब ये रियलाइजेशन है, जिसको रियलाइज़ हो जाए
कि मैंने ऑनलाइन काम करना है या सीखना है, तो स्किल्स जो है वो सीखी जा सकती है। इसके लिए एजुकेशन, जो अगर आपके पास मास्टर्स या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, दैट इज़ द एक्स्ट्रा एडवांटेज यू हैव। उसके बाद आप, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स पढ़ी हो या आप MBA किया हो या मार्केटिंग हो या मीडिया पर्सन हो, मतलब किसी भी फील्ड का कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट वो इसको ज्वाइन कर सकता है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप ऑब्वियसली इसमें एडवांटेज है कि आप वर्ल्ड लेवल पे आप अपना काम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ई कॉमर्स के आने से सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि लोकली भी बहुत रेवोल्यूशन जो है हमारे यहाँ आई है। लोकल प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे बनाए जाते थे, जिनमें कपड़े भी हो सकते हैं, शूज़ भी हो सकते हैं, इवन मेकअप का सामान या दीगर चीज़ें, ग्लासेस हो सकते हैं, वॉचेज़ हो सकती हैं, या कोई भी एसेसरी जो कि आम इंसान इस्तेमाल करता है, वो तमाम की तमाम चीज़ें, आप मोबाइल हो सकते हैं या मोबाइल के कवर्स हो सकते हैं, मोबाइल एसेसरीज हो सकती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब ई कॉमर्स के जरिए सेल आउट इनसाइड ऑफ पाकिस्तान भी की जा रही हैं और आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान भी की जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मुतारफ़ करवाई जा चुकी हैं मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अपना काम कर रही हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इनसाइड कंट्री भी लाए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स भी की जा रही हैं, इंपोर्ट्स भी हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है। ये अब आने वाले दौर के अंदर यूं महसूस हो रहा है कि तमाम तर शॉपिंग के लिए इंसान को किसी शॉप पे फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप घर बैठे हुए अपने प्लास्टिक मनी के जरिए अपना कार्ड नंबर दिया करेंगे और जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाया करेगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि हमारे यहाँ अभी भी एग्जिस्ट करता है। वो रिस्क फैक्टर क्या है कि बहुत सारी शॉप्स जो कि ऑनलाइन मौजूद होती है, आप उस पर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, जब वो घर आती है तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती जो कि होनी चाहिए। और इवन मोबाइल्स भी कई लोगों ने मंगवाए हैं, लेकिन मोबाइल्स उसके अंदर मौजूद ही नहीं होते। इसके ऊपर क्या लॉ होना चाहिए, किस तरह से अगर किसी के साथ कोई धोखा ऑनलाइन बिजनेस के अंदर होता है तो वो किस कोर्ट से रजू करे, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्या एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। तो क्या कहेंगे जनाब आप, अगर किसी के साथ ऑनलाइन इस तरह का धोखा होता है, मतलब मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे शर्ट्स बहुत पसंद आई, मैंने मंगवा ली, उसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा था ऑनलाइन, लेकिन जब मंगवाया वो तो एक बार भी पहनने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा यूज़ की जा सकती थी। इस तरह के मामलात के अंदर क्या करना चाहिए, कोई तरीकाकार है कि आप ऑनलाइन उसकी किसी पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं या फिर फिजिकली आपको कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? देखिए, पहला तो ये है कि कंज्यूमर कोर्ट्स हैं अब, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट्स अब जैसे आपने कहा कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन अब आपको नहीं पता कि वो उसका ऑनर कौन है और किधर वो एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, सोशल मीडिया जैसे आपको पता ही होगा कि उसके हवाले से लॉज बना रही है, इसके साथ साथ डिजिटल मीडिया के हवाले से ओवरऑल लॉज। तो हमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कंपनीज आएंगी, कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाएंगी, मेंशन करेंगी। उसके बाद यू विल सी कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। अभी हम अर्ली इनिशियल प्रोसेस पे हैं, इनिशियल स्टेजेस पे हैं ई कॉमर्स के, लेकिन अभी क्रेडिबिलिटी अगर किसी की चेक करनी हो जो अच्छे अभी क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है लोगों को, अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ में जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के ऑथेंटिक कुछ वेबसाइट्स ने तो रिटर्न एंड एक्सचेंज भी शुरू कर दिया जी। तो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार करने में भी लोग जो है सीख भी रहे हैं और बेहतरी भी आ रही है। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही है कि इसमें कोई प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, आप क्लेम वापस लें और अगर जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले पे लगाई है, वही चीज़ आपके कंज्यूमर को मिले। जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो ऑब्वियसली इस चीज़ को गारंटी करते हैं, बेसिकली वो 15 डेज मनी बैक गारंटी दे रहे होते हैं, रिव्यूज़ ले रहे होते हैं, फ्री बीज आपको जो है दे रहे होते हैं। अगर आपने ऑर्डर किया तो हम आपको कोई इंसेंटिव भी देंगे। तो अब जो सीरियस बिजनेसेस हैं ये आहिस्ता आहिस्ता, एक तो ये ऑटोमेटिक फ़िल्टर सेट हो जाता है कि अगर आपने एक दफ़ा उससे प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आप बैड रिव्यूज़ देंगे, आप उसको मेंशन करेंगे, तो लोग उसको प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, उस बिज़नेस से के साथ बिज़नेस नहीं करेंगे। तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, कुछ बिजनेस फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर क्या ये अच्छा हो कि जो भी ऑनलाइन काम करना चाहता है अपने आप को रजिस्टर करवाए, अपना एड्रेस मेंशन करे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही, आप अपने घर का भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि आपके पास कोई आइडेंटिटी है।
तो आइडेंटिटी है तो उसको लाजमी अपने कंज्यूमर को बताना चाहिए कि वी फ्रॉम फैसलाबाद और हमारा ये एड्रेस है, और अगर आपको कोई भी हमारे प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपकी मनी बैक गारंटी को जो है वो इंश्योर करेंगे। और ये चीजें जरूरी भी होगी क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा होता जा रहा है, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ही कंपनीज को कम्पिटिटिव होना पड़ेगा, उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें ताकि वो कस्टमर दोबारा आपके पास ही आए और वो आपका कस्टमर जो है लॉयल कस्टमर जिसको बोलते हैं वो आपका बन जाए, ताकि आपके पास एक कस्टमर आपका रहे नो मैटर व्हाट। लेकिन उसके लिए सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है और बहुत सारी टेक कंपनीज स्पेशली जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के हवाले से काम कर रही हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें जो कि इंप्रूव हो सकती है। रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं जो कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की जा रही, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि अच्छी नहीं होती। अब इतने कंपटीशन के अंदर एक चीज जो कि लाजमी हो जाती है वो है एडवर्टाइजिंग, और सही तरह की एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग बहुत जरूरी है। रिवायती तरीके भी हैं, ट्रेडिशनल तरीके भी, और आज की दुनिया में आज के ज़माने में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है जरिया बन गया है और वो है डिजिटल मीडिया। आप खुद भी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं चाहूंगी उस हवाले से भी बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज बनाना शुरू कर दी, उन्होंने उनके काफी सारे क्लाइंट बेस भी बन गए। पहले लोग सोचते थे पाकिस्तान में ये चीज पॉसिबल नहीं है, और मैंने खुद देखा कि पाकिस्तान के अंदर लोग अच्छे खासी अमाउंट पे कर डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे होते हैं। उस हवाले से बताइएगा कि क्या फ्यूचर में क्या स्कोप है इसका, और आगे चलते हुए चीजें डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में किस तरह की नजर आ रही हैं? देखिए, बिजनेसेस तो ऑलरेडी जो बड़े बिजनेसेस थे, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो ऑलरेडी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी और डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल थे। लेकिन अब जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इट्स चीप फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके साथ साथ आप अपनी जो मेजरमेंट कर सकते हैं, आपने जो बजट लगाया है, कितना स्पेंड किया है, और उसके साथ साथ आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टारगेटेड ऑडियंस, और उसके साथ साथ अब देखना है कि लोग किधर अवेलेबल है। तो लोग तो मोबाइल पे अवेलेबल हैं, तो मोबाइल पे अब जिधर ऑडियंस अवेलेबल होगी तो मैसेज भी आप उधर पहुंचाएंगे। अब एक ज़माना था कि एसएमएस मार्केटिंग होती थी के सिम के ज़रिए। अब हम उठ के सुबह पहला काम ये करते हैं कि हम अपने डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उधर चेक करते हैं क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या अपडेट्स आई हैं, क्या जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, कितने जी कितने लाइक्स हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। बिजनेसमैन अपना उठ के अपना पेज देखता है कि कितने मैसेजेस आ गए हैं। तो अब सारे के सारे अब हम इवन कि न्यूज़ प्रोग्राम, आई एम श्योर कि आपका भी प्रोग्राम बहुत सारे लोग शायद मोबाइल पे देख रहे होंगे। तो अब जिधर ऑडियंस अवेलेबल है वो मोबाइल पे है। मोबाइल पे आप सारे प्लेटफॉर्म्स, हम लॉग आउट भी नहीं करते क्योंकि वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम डिजिटल स्क्रीन्स पे लोगों को अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जैसे मैंने कहा कि ये कैलकुलेटेड है कि कितने लोगों ने मैसेज देखा, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, ये बताइएगा इन्वेस्टमेंट है कि अगर जैसे अभी बहुत सारी डिग्री आईटी प्रोफेशनल्स के अंदर भी हो रही हैं, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज भी हो रहा है, ई कॉमर्स के आने की वजह से कोई स्पेसिफिक बिजनेस रिलेटेड आपको डिग्री कोई मुतारिफ करवानी चाहिए जिसके लिए मतलब स्पेसिफिकली इसी फील्ड के अंदर वो डिग्री हो? और क्योंकि आगे तो यूं महसूस हो रहा है, नजर आ रहा है कि बहुत सारे मौके मिलेंगे रोजगार के लोगों को, तो एक स्पेशलाइज्ड डिग्री इस चीज़ के अंदर होनी चाहिए। जी, मेरा ख्याल है डेफिनेटली इस पे काम करना होगा और हमें कोई स्टैब्लिश्ड कोई ऐसी जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो मुतारिफ कराना पड़ेगा हमारे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि हम सेंसिटाइज कर सकें अपने यूथ को। और अगर नहीं भी मुतारिफ करवाते तो MBA या IT या BScs के अंदर कुछ कोर्सेज ऐसे एडिशंस हो जाने चाहिए। जी, कुछ क्रेडिट आर्ट्स के कोर्स उसमें ऑलरेडी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस तरह से कभी जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन एडवर्टाइजिंग है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो मैंने सीखी है विद द पैसेज ऑफ टाइम और उसके साथ साथ क्लाइंट के साथ काम करके और एक्सपीरियंस जो गेन किया। लेकिन मैंने ये सारी चीजें इसको जो है वो उस तरह से कोर्स कंटेंट नहीं था, ऑब्वियसली उस वक्त उस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से प्लेटफॉर्म इस तरह से स्टैब्लिश नहीं थे जब हमने इसको पढ़ रहे थे। लेकिन अभी ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, फैसलाबाद में भी हैं और हमारे बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में भी अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, लेकिन कोई बाकायदा कोई यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कोर्स उसको मुतारिफ कराना चाहिए, या गवर्नमेंट के साथ जो है वो आप कोई MOU साइन करके, ताकि हम अपनी यूथ को, और हमारे जो गवर्नमेंट है करंट, उनका ये प्लान भी है कि हम यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप पे ऑलरेडी क्या कोई सर्टिफिकेशन है जो अवेलेबल है? जी, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए हुए हैं, फैसलाबाद में भी 1-2 जगह पे हो रहे हैं।
तो ये 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का डिप्लोमा है, लेकिन अगर क्या ही बेहतर हो कि अगर हम इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे अडॉप्ट कर सकें, या कोर्स का कंटेंट ऐड कर दें, या बाकायदा कोई डिग्री 1 साल की हो जाए, और उसमें एज का मेरे ख्याल में और ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए कि अगर कोई बिजनेसेस हैं या बिजनेसमैन है वो सीखना चाहता है तो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी हो। उसके साथ साथ अगर लेस एजुकेटेड बंदा इंटरमीडिएट या मैट्रिक लेकिन वो सीखना चाहता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए जाते हैं। ऑनलाइन ऑलरेडी है, लेकिन ऑनलाइन हमारे यहाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा ये है कि वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, उस तरह से जो है वो आगे से रिस्पॉन्ड नहीं आता, या आगे से आप क्वेश्चन आंसर नहीं होता। तो अगर फिजिकल कैंपस में कहीं भी 6 मंथ्स का या 1 ईयर का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज इसको इनिशिएटिव ले, डिप्लोमा करवाए, तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे, क्योंकि बिजनेसमैन की भी हम बात करें तो आई थिंक जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है उनका इस्टेब्लिश, तो उनके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं रेगुलर टाइमिंग्स में तो आप अटेंड कर ही नहीं पाएंगे। अगर शाम को इवनिंग क्लासेस रखी जाती हैं फिर पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आई थिंक बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा। कुछ लोग डिफरेंट सिटीज के अंदर रहते हैं और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है कि आप ऑन कैंपस जो है चीज़ों को अटेंड कर सके। इसलिए मेरे ख्याल है अगर हम ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं स्पेशली ई कॉमर्स के लिहाज से, ताकि हर कोई उसके अंदर हिस्सा बन सके, कोई ऐसा इंसान भी जो कि पूरा दिन काम करता है वो भी चाहे तो ऑनलाइन आके ई कॉमर्स के हवाले से सीख सके। जैसे आपने खुद कहा कि हमारी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि लोग इस तरफ ज्यादा से ज्यादा आए, नौजवान आए, जो जितना भी सेक्टर है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है वो भी इस तरफ आना शुरू हो और ई कॉमर्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। तो ये आइडिया अच्छा रहेगा कि अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें हम लोग और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाएं। उसमें ऑनलाइन ऑलरेडी कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन बात आ जाती है अगेन ट्रस्ट की कि आगे सिखाने वाला कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब यही कोर्स आपको पेड भी मिलेगा अगर हम अमेजन की बात करें, और यही कोर्स आपको फ्री में भी मिलेगा ऑनलाइन पे। लेकिन क्या है, लोग अपनी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं, लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो सही आपको एजुकेट कर रहे हैं? तो वो ऑनलाइन पे एजुकेशन से रिलेटेड समहाउ अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क हैं मौजूद। तो इसके लिए अगेन फिजिकल मेरे ख्याल में क्लासेस वुड बी बेटर, और उसमें लोकल आपके जो बिजनेसेस हैं या लोकल आपके जो कंपनीज हैं वो भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। वक्त कम है, लेकिन वक्त कम होने के साथ साथ हम जाते जाते एक चीज के हवाले से लाजमी तौर पे, क्योंकि हमने ट्रेंड्स की तो बात हनान करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है, और यहाँ पे मैं लाजमी तौर पे ये कहना चाहूंगा कि जब कोई भी खुशी आपको होती है तो उसके लिए आपको मुंह मीठा करना होता है। तो मुंह मीठा करने के लिए सबसे पहला हमारा इंतखाब जो होता है वो जनाब मोइज गुड़ का होता है। मोइज गुड़ के हवाले से मैं लाजमी तौर पे यहां पे बताना चाहूंगा कि खालिस गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, जो कि आपकी चाय के लिए हो, कॉफी के लिए हो, या इसके साथ साथ आप खास तौर पे इसे कहवे के अंदर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह बेहतरीन कंसीडर किया जाता है। इससे फायदे क्या हो सकते हैं आपको वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं जनाब। ये आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपके टेस्ट बर्ड्स को डेवलप करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ इसको मुंह में रखते जब ये घुल जाता है ना, मिठास का एहसास दिलाता है। तो फातिमा, ये जनाबे अली आपके मूड स्विंग्स के साथ साथ आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें भी लाता है। मुझे लग रहा है कि हनान मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आपकी जिंदगी में भी अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका आप साथ जो है पसंद करते हैं और जो आपके साथ चाहे काम करते हो, चाहे आपकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, बहुत ही जरूरी है तो जी उनको भी आप मोइज गुड़ गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हनान ने भी मुझे किया। थैंक यू सो मच हनान। और बहुत ही गेस्ट को भी देना चाहिए फातिमा। बिल्कुल हनान, क्योंकि हमारे गेस्ट ही तो हमारे लिए खास हैं, आप लोग भी हमारे लिए बहुत खास हैं, इससे मोइज गुड़ खरीद सकते हैं। और हमारे गेस्ट को भी आज हमारी तरफ से, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, तो हमारी तरफ से हम आपको मोइज गुड़ भी देंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी हेल्पफुल एडवाइस देने के लिए। और लाजमी तौर पर आई होप कि आज का शो देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है ई कॉमर्स की तरफ आने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बिल्कुल इसी के साथ खत्म होता है, साथ खत्म होता है, और इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाजत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।